So good afternoon everyone and welcome to Grade Up, India's largest online learning platform। बीच में थोड़ा सा आवाज रुका हुआ था, तो आई होप आप सभी को आवाज बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा होगा। तो भाई सभी को गुड आफ्टरनून। जितने भी स्टूडेंट छूट गए थे उन सभी को गुड आफ्टरनून। रवि शर्मा, संगीता, आशुतोष, राधा दुबे, सो सभी स्टूडेंट्स को गुड आफ्टरनून और सभी का स्वागत है। तो भाई जल्दी से बताओ कि पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है आप सबों की। ओके ठीक है। सो गुड आफ्टरनून सर जी। ओके नुपुर हराने। चलिए, तो सभी की पढ़ाई लेकिन अच्छी चल रही है। ऑल गुड सर, हाउ आर यू। अच्छा, अच्छी चल रही है तो कोई बात नहीं, अच्छी चल रही है तो बिल्कुल उसको और अच्छा चलाइए। और आज के सेशन को आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का सेशन। अच्छा, अच्छी चल रही है, अच्छी बात है। तो जल्दी से भाई बताइए, आज अगर अच्छी चल रही है तो एक क्वेश्चन तो पूछना बनता है, देखें कितना अच्छा चल रहा है। तो भाई जल्दी से मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए बिना गूगल किए हुए कि जो अभी 26 जनवरी का परेड होने वाला है आज से 15 दिन के बाद, तो उस परेड के चीफ गेस्ट कौन हैं। तो जल्दी से बताइए कि 26 जनवरी जो अभी आने वाला है, 26 जनवरी 2021, उसके चीफ गेस्ट कौन हैं। चलिए, अब सब लोग ढेर हो गए, अब कोई गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं होगा। पहले जल्दी से मुझे आंसर बताइए। और सब स्टूडेंट लग गए हैं आंसर निकालने में। वेरी गुड। बोरिस जॉनसन अब कोरोना करा के यहाँ आएंगे। स्कॉट मॉरिसन, ओके वेरी गुड। जॉन मॉरिसन आपका पता नहीं, तो भाई यही चीज़ तो पता रखना है। राम कल्याण रमन आ रहे हैं, वेरी गुड। आप लोग का भविष्य बड़ा ही उज्जवल है। और जो पुरानी जानकारी दे रहे हैं, कल ही ये जानकारी आई है कि 26 जनवरी का परेड का चीफ गेस्ट कौन होगा। क्वेश्चन ये है कि भाई जो आगामी 26 जनवरी का परेड होगा उसके चीफ गेस्ट कौन हैं, यही क्वेश्चन है। और आप सबको कुछ पता वता नहीं है। कल ही डिसाइड हुआ बोरिस जॉनसन यहाँ आके क्या कोरोना कराएंगे सबको। स्कॉट मॉरिसन, बोरिस जॉनसन, कुछ कुछ जो भी मिल रहा है वो लिखते जाइए। ब्रिटेन के प्रेसिडेंट, चलिए बहुत अच्छी बात है। रवि कृष्ण कुमार, भाई तुम बड़े तेज आदमी हो। ब्रिटेन में कब से प्रेसिडेंट होने लगा भाई। ब्रिटेन एक मोनार्कियल कंट्री है, वहां प्रेसिडेंट नहीं होता। चलिए, मुझे ये भी पता चल गया। चलिए अच्छी बात है भाई। चलो, एक सरिता का आंसर थोड़ा ठीक आया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, कहीं का प्रेसिडेंट हो बस लिख देना है। पोस्टपोन हो गया था, अच्छा 26 जनवरी पोस्टपोन हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ गेस्ट हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है। जो बाइडेन आ रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहरहाल मुझे आप लोग की तैयारी समझ में आ गई, बहुत अच्छा तैयारी है। सब लोग को आगामी भविष्य की शुभकामनाएं। और अमेरिका के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, मोनार्की आ रही है। ब्रिटेन में मोनार्की होता है भाई, वहां प्रेसिडेंट नहीं होता। चलिए बहुत अच्छी बात है। एक आंसर मुझे ठीक ठाक हिसाब किताब से सही मिल गया सरिता का। वो आ रहे हैं, सूरीनाम के राष्ट्रपति आ रहे हैं, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। कल ही डिसाइड हुआ है रात में। जो अभी प्रवासी भारतीय दिवस के भी चीफ गेस्ट हैं, जो वर्चुअली हो रहा है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी आ रहे हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं सूरीनाम के। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, जिससे मुझे बड़ा ही अपार हर्ष की अनुभूति हुई कि आप लोगों ने तरह तरह के कलाकार वाले आंसर दिए, चाचा चौधरी टाइप्स आंसर, कि जो बिडेन को बुला रहे हैं, कोई किसी को बुला रहा है, कोई किसी को बुला रहा है। हो सकता है कुछ लोग महात्मा गांधी को भी बुला लें कि सर महात्मा गांधी ही चीफ गेस्ट बन के आ रहे हैं, या पंडित नेहरू आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। यानी कुल मिलाकर के मुझे तैयारी का अंदाजा आपके हो गया एक ही क्वेश्चन से। एक ही आंसर सही मिला सरिता का। अब और भी किसी को कुछ पूछना है, कहना है कि तैयारी अच्छी चल रही है, या कुछ और भी पूछ लूं, या कुछ और भी पूछवाना चाहते हैं तो बोलिए, कुछ और आप लोग के तैयारी के बारे में आपको अवगत कराऊं। 26 जनवरी में किस देश का एक, हाँ हाँ, 26 जनवरी में कौन से देश का सेना की टुकड़ी भारत में आ रही है। एक फॉरेन कंट्री की एक सेना की टुकड़ी आएगी, जैसे 2016 में फ्रांस की आई थी। इस बार कौन से फॉरेन कंट्री की सेना की टुकड़ी पार्टिसिपेट करेगी रिपब्लिक डे परेड में। तो इससे मुझे अंदाजा हो जाता है कि आप लोग कितने पानी में हैं। तो
फिर मुझे बहुत अच्छा अंदाजा हो जाता है, फिर मैं आराम से बता सकता हूं कि किसका किसका पेपर की स्थिति क्या हो सकती है। वैसे इंप्रूव करिए। जापान की आ रही है, रशिया क्या करेगा कि भाई तो सब लोग निकाल लीजिएगा, एग्जामिनेशन में गूगल नहीं करने देगा, मोबाइल ले जाएंगे, भगा दिए जाएंगे मोबाइल से। चलो पूजा शर्मा ने तब तक बहुत अच्छा आंसर दिया है। जापान, जापान क्या करेगा यहाँ आकर के भाई, जापान के यहाँ कुछ बेनिफिट है जापान का। अच्छा हिस्ट्री पूछ लेते हैं, चलो हिस्ट्री भी कभी पूछ लेंगे। चलिए हिस्ट्री में ही पूछना है तो ये बता दीजिए कि बहादुर शाह औरंग, चलिए हिस्ट्री पूछना है। रवि शर्मा कह रहे हैं कि सर एक क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछ करके हमें बताइए, हिस्ट्री हम आपको बता सकते हैं। चलिए जल्दी से क्वेश्चन बताइए हिस्ट्री का भी कि कौन से मुगल बादशाह को, हाँ परेड में टुकड़ी आएगी तो फिर वहीं पर कमांडर है वो एनएसजी वाले, वही ठीक कर देंगे। चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन हिस्ट्री का भी बताइए। चलिए हिस्ट्री से भी मैं आप लोगों से थोड़ा बहुत पूछ लूं कि बहुत अच्छी अच्छी तैयारी सब लोगों ने लिखी है, चल रही है। तो बताइए भाई कौन से मराठा सरदार को औरंगजेब का नवासा कहते हैं, यानी औरंगजेब का नाती कहते हैं, कौन से मराठा सरदार को? जल्दी से बताइए कि कौन से मराठा सरदार को औरंगजेब का नाती कहा जाता है। चलिए जल्दी से, अब गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग लिखना बंद करिए, आंसर बताइए। कौन से मराठा सरदार को औरंगजेब का नाती कहा जाता है? भाई देखो मेरे हाथ यहां पर हैं और कीबोर्ड वहां पर लगा हुआ है, ठीक है, तो मेरे हाथ यहां पर है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये स्टाइलस है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए कि कौन से मराठा सरदार को औरंगजेब का नाती कहते हैं। प्रशांत कश्यप का आंसर बिल्कुल सही है, बाकी सारे लोग गूगल मारने में लग गए होंगे। अच्छा राजा जयसिंह, ये कब से मराठा सेनापति बन गए भाई? राजा जयसिंह ने तो हराया था। ठीक है प्रशांत, आपका आंसर सही है, बाकी सब लोग अभी गूगल करने में लगे होंगे, जब गूगल कर लीजिएगा तो आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए संभाजी को तो औरंगजेब ने मरवा दिया था, संभाजी महाराज को, तो उनका नाती कैसे बन गया? चलिए किसी का आंसर, एक ही आंसर सही मिल रहा है, नहीं आता। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, समझ सकते हैं। आप लोग भी बहुत जगहों पर बिजी रहते हैं भाई, कितना पढ़िएगा। 26 जनवरी में इस बार जो परेड की टुकड़ी आ रही है वो आ रही है बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश को आज़ादी के इस साल 50 साल हो जाएंगे, इसी वजह से बांग्लादेश की आर्मी आ रही है पार्टिसिपेट करने। चलिए कोई मुझे पता था कि नहीं आता है, कोई बात नहीं, आपके क्वेश्चन का तो मैं आंसर कर देता हूं, कभी कभार मैं भी पूछ लेता हूं तो कोई नहीं आंसर करता। एक आंसर मिला है प्रशांत कश्यप का, वही सही है, बाकी आप लोग गूगल कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है, फिर मिल ही जाएगा, ऐसा थोड़ी कि गूगल पे नहीं मिलेगा। बहरहाल अच्छी बात है। बांग्लादेश की सैनिक टुकड़ी आ रही है, चूंकि बांग्लादेश को आज़ाद हुए 50 साल हो जाएंगे, 1971 में बांग्लादेश बना था, जोड़ोगे 50 साल 2021 हो जाएगा, तो बांग्लादेश की आंसर की आर्मी आएगी। और आंसर क्या है इसका, चलिए मैं आंसर भी बता ही देता हूं, क्वेश्चन पूछा है तो आंसर ही बता देता हूं। उनका नाम है शाहू जी महाराज, चूंकि शाहू जी जो थे वो संभाजी के बेटे थे, और औरंगजेब की एक बेटी थी जिसका नाम था जेबू निसा, जेबू निसा ने ही उनका पालन पोषण किया था, इसी वजह से शाहू जी महाराज को औरंगजेब का नाती कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और अब मुझे भी समझ में आ गया कि तैयारी कैसी चल रही है, ना करंट अफेयर्स पढ़ा हुआ है ना कुछ किया गया है, तो भाई इस तरीके से तैयारी करिएगा तो बड़ा मुश्किल है, आप देख ही रहे हैं कि एग्जामिनेशन की क्या स्थिति है, तो थोड़ा सीरियस हो जाइए, ठीक है। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, यानी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। देखो संविधान संशोधन को मैं आपको यहाँ पर ब्रीफली डिस्कस करता चला जाऊंगा, क्योंकि जब हम लोग अपने अपकमिंग सेशंस को पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग इसकी और चीजों को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे, बाकी चीजों को हम डिटेल में देखते चलेंगे। तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की। सबसे पहले अमेंडमेंट्स का हम बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखो अमेंडमेंट जो है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वो दिया हुआ है पार्ट 20 में। तो अनुच्छेद, भारत के संविधान का जो भाग 20 है वो डील करता है अमेंडमेंट्स को, यानी पार्ट 20 डील करता है अमेंडमेंट को।
और इस पार्ट 20 में भाई एक ही आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 डील करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। अब क्वेश्चन आता है कि भाई संविधान में अमेंडमेंट कर कौन सकता है? तो संविधान में संशोधन कर कौन सकता है? तो संविधान में जो संशोधन कर सकती है वो कर सकती है सिर्फ पार्लियामेंट, भारत की संसद कर सकती है। यानी संविधान में संशोधन करने का अधिकार है तो वो है सिर्फ संसद को। और संसद भी किस प्रकार से संशोधन कर सकती है, ये केशवानंद भारती केस में कहा गया है। केशवानंद भारती वाद में, भारती केस में कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि पार्लियामेंट हैज राइट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट बेसिक स्ट्रक्चर शुड नॉट बी डिस्टर्ब। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संसद के पास अधिकार है, संसद कर सकती है संशोधन संविधान में, लेकिन संविधान की मूल भावना को, मूल ढांचे को में बदलाव नहीं कर सकती। यानी पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अमेंड कर सकती है एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट बेसिक स्ट्रक्चर शुड नॉट बी डिस्टर्ब। अब देखो, ये बेसिक स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जिस पर हमारा संविधान टिका है। तो बेसिक स्ट्रक्चर उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जिस पर हमारा संविधान टिका गया है, जैसे सॉवरेनिटी है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, सेकुलरिज्म है, ये सारे हमारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं जिस पर हमारा संविधान टिका हुआ है। तो संसद के पास अधिकार है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं करना। और बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है, मूल ढांचा या मूल भावना उसे कहते हैं जिस पर हमारा संविधान टिका है। तो जिस मूल्यों पर या जिस आदर्शों पर भारत का संविधान टिका है, उस मूल भावना में कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। बाकी संसद के पास अधिकार है कि वो संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव या संशोधन कर सकती है। और संशोधन करने का जो अधिकार है, संशोधन करने का जो के सोर्स है, वो है साउथ अफ्रीका। यानी साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और जिस केस में ये डिसीजन दिया गया है उसका नाम है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। स्टेट ऑफ केरला केस 1973। ये केस स्टडी का नाम है, बहुत फेमस केस है। इसको याद रखिएगा कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई भारत के संविधान के पास अधिकार है, संसद के पास अधिकार है कि वो भारत के किसी भी संविधान के किसी भी भाग में बदलाव कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को डिस्टर्ब नहीं करना। और मूल ढांचा वो होता है जिस पर हमारा भारत का संविधान टिका हुआ है। तो कुल मिलाकर के यही बातें हैं कि भारत के संविधान में अमेंडमेंट कर कौन सकता है, तो वो कर सकती है पार्लियामेंट, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं करना। बस आपको यही याद रखना है। आप लोग चूंकि यूपीएससी के एस्पिरेंट्स नहीं हैं कि पूरा केशवानंद भारती पढ़ाया जाए, तो बस आपको ये याद रखना है केशवानंद भारती का केस का क्रक्स क्या था। इसी में मूल ढांचे की बात की थी सुप्रीम कोर्ट ने। बस इतना याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए काफी है। बाकी यूपीएससी का एरिया शुरू हो जाता है इसके आगे से, तो वो फिर यूपीएससी के सेशंस में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप यहां तक सबको अमेंडमेंट समझ में आ गया है। बहुत सारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं, प्रियम्बल में भी बेसिक स्ट्रक्चर है, बहुत सारे जगहों पे अलग अलग तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन कर रखा है। तो प्रियम्बल में जो भी दिया गया है वो सारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर किसे कहेंगे ये डिसाइड करती है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और केशवानंद भारती केस का हम लोग आगे बढ़ जाएंगे तो वो फिर यूपीएससी का एरिया शुरू हो जाएगा, फिर वो आपके दिमाग से बाहर होने लगेगा, वो ओवर द हेड ट्रांसमिशन शुरू हो जाएगा। तो इसी वजह से हम लोग को क्रक्स याद रखना है कि केशवानंद भारती केस में कहा क्या सुप्रीम कोर्ट ने। तो मैंने वो आपको बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर भारत के संविधान में अमेंडमेंट कैसे किया जा सकता। अब अमेंडमेंट करने का प्रोसेस देख लेते हैं। अमेंडमेंट करेगी कौन, तो करेगी संसद।
और संसद कितने तरीके से अमेंड कर सकती है? देखो, संसद 3 तरीके से अमेंड करती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। सबसे पहला होता है सिंपल मेजॉरिटी से, जिसको हिंदी में कहते हैं साधारण बहुमत या सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है 50% प्लस 1 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। 50% प्लस 1 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। और 1 इसलिए रखा जाता है ताकि डेडलॉक ना हो। जैसे मान लो 100 लोग आए हैं, 100 संसद में सदस्य आए हैं, संसद में सदस्य आए हैं, 10 सदस्य ने कहा कि भाई हम वोटिंग नहीं करेंगे, वोट नहीं करेंगे, तो 90 सदस्य में से अगर 46 सदस्य ने फेवर में वोट कर दिया और 44 सदस्य ने अगेंस्ट में वोट किया तो भी पास हो जाएगा, चूंकि 50% प्लस 1 मेंबर। 1 इसलिए रखा जाता है ताकि डेडलॉक ना हो, बिल फंसे नहीं तो अगर 40% रखेंगे तो 45 फेवर में आ गए, 45 अगेंस्ट में आ गए, तो कुल मिलाकर के ये बिल ही फंस जाएगा। इसी वजह से हमेशा रखा जाता है 50 प्लस 1 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। बात समझ में आ गई। दूसरा तरीका होता है संसद की विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3 ऑफ द मेंबर, यानी संसद के 2/3 सदस्यों से, यानी 66% अगर मेंबर किसी को फेवर करेंगे किसी बिल को, तब वो पास हो जाएगा, नहीं तो बिल पिट जाएगा। तो कुल मिलाकर के दूसरा तरीका है संसद की विशेष बहुमत से। तीसरा होता है संसद की विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से। देखो, कुछ बिल ऐसा भी होता है जो पार्लियामेंट तो पास कर देती है, लेकिन वो फिर राज्य विधानमंडलों में जाता है, राज्य की विधानसभाओं में जाता है, और अगर 50% विधानसभा उसको अपनी एक्सेप्टेंस दे देती है तब वो जाकर के बिल पास हो जाता है। यानी 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट प्लस 50% प्लस 1 रेक्टिफिकेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और इंडिया में टोटल जो विधानसभा है वो है 31। 28 तो है भाई राज्यों में और 3 है यूनियन टेरिटरीज में। एट प्रेजेंट दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में 3 है। बिल जिसको कहते हैं, बिल क्या होता है भाई? बिल को कहते हैं विधेयक। बिल जो होता है उसको हिंदी में कहते हैं विधेयक। यानी जो आप प्रपोजल लाते हैं किसी पर कानून बनाने के लिए, उसे हम कहते हैं बिल, या फिर हिंदी में कहते हैं विधेयक। तो कुल मिलाकर के 31 लेजिस्लेटिव असेंबली है इंडिया में, 28 राज्यों में है और 3 विधानसभा में, 3 यूनियन टेरिटरी में है, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। जब 16 विधानसभा उस पर एग्री कर जाएंगे तो बिल पास हो जाएगा। तो जैसे जीएसटी जब पास कराया गया था तो उसमें राज्य के विधानमंडलों की भी स्वीकृति लेनी जरूरी थी। तो आई होप स्टूडेंट सभी को ये बातें समझ में आ गई होंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए कितने टाइप की मेजॉरिटी की जरूरत है और कौन कौन से इस मेजॉरिटी को कैसे लाया जाता है। साधारण में 50% प्लस 1 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग कर दोगे तो सिंपल मेजॉरिटी से काम हो जाएगा। स्पेशल मेजॉरिटी के लिए 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए और प्रेजेंट चाहिए। और तीसरा जो होता है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस रेक्टिफिकेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो 3 तरीके की मेजॉरिटी चाहिए होती है किसी कुछ बिल्स को, अलग अलग बिल्स को पास कराने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए। आई होप यहां तक सबको बातें क्लियर हो गई। तो एक बार जल्दी से मुझे बताओ, फिर मैं आपको ले आता हूं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पर। इसको हम लोग अपने अपकमिंग क्लासेस में भी डिस्कस करते चलेंगे। ऐसा नहीं कि यहीं पढ़ाएंगे बाकी जगह नहीं पढ़ाएंगे, बाकी जगह भी पढ़ाते रहेंगे जहां जहां इंपॉर्टेंट होगा। बिल कौन लाता है? बिल एमपी लाएंगे और कौन लाएगा? बिल लाते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हम आप नहीं लाते हैं, एमपी लाते हैं, बिल एमपी लाते हैं। चलिए देखिए, बिल लाता कौन है? तो ये लाते हैं एमपी, यानी सांसद।
आई होप यहां तक सबको बातें समझ में आ गई होंगी। अब आ जाते हैं भाई इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट पर। चलिए अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट पर। यहां पर बस हम लोग को इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस देखना है, जो जो रेफरेंस इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको समझाता भी चलूंगा। चलिए अभी तक जो टोटल नॉमिनेटेड मेंबर, काहे नहीं लाएगा भाई नॉमिनेटेड मेंबर को, उसको मनाही थोड़ी है। मुझे ऐसा क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन जरूर था। नॉमिनेटेड मेंबर क्यों मेंबर नहीं होता? जब मैंने लिखा सांसद, देखो कई बार क्या होता है ना कि स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ते ही नहीं। जब मैंने लिखा एमपी, तो एमपी में इलेक्टेड भी होगा, नॉमिनेटेड भी होगा, ठीक है। तो कोई भी ला सकता है, एमपी भी ला सकते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो नॉमिनेटेड हो। तो भाई बात समझ में आ गया। थोड़ा सा दिमाग का बत्ती जलाइए। एमपी का सीधा मतलब हो गया इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी। नॉमिनेटेड एमपी नहीं है, उनको बंगला नहीं मिलता रहने के लिए, उनको बॉडीगार्ड नहीं मिलते, वो भी लाते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। लेकिन कोई नॉमिनेटेड मेंबर बहुत कम लाता है, लेकिन लाने का बिल्कुल ला सकते हैं। संविधान में उसके लिए कोई मनाही वनाही नहीं है। चलिए तो बहरहाल अब आगे बात करते हैं अमेंडमेंट्स एक्ट की। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट देखेंगे, सारे अमेंडमेंट नहीं देखेंगे, क्योंकि जो टोटल अमेंडमेंट हैं भारत के संविधान में, ये भी बता ही दूं, नहीं तो कोई पूछ ही लेगा। अमेंडमेंट है 104, तो टोटल अमेंडमेंट है 104, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं एक एक करके इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को डिस्कस करते हैं। यहां पर हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को। चलिए पहला अमेंडमेंट एक्ट आ गया ठीक 1951 में, अगले साल ही जिस साल संविधान बना। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया 1951 में, और इस अमेंडमेंट एक्ट के जरिए शेड्यूल 9 को जोड़ा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और शेड्यूल 9 जो कहता है वो है एक्ट्स एंड लॉज रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म, यानी भूमि सुधार से संबंधित नियम और कानून जो हैं वो शेड्यूल 9 में है। और शेड्यूल 9 जोड़ा गया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से। इसमें भूमि सुधार से संबंधित नियम है, भूमि सुधार से संबंधित नियम है, इसमें है एक्ट्स एंड लॉज रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स। तो कुल मिलाकर के फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से शेड्यूल 9 को ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट एक्ट पर, वो है सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट। सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट है 1956 का। सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट से जो हाईकोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, जो हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार है, उसको बढ़ाया गया यूनियन टेरिटरीज में भी। पहले क्या होता था कि यूनियन टेरिटरीज का जो क्षेत्राधिकार था वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को दे दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के पास काम बढ़ गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा है कि मेरे ऊपर बहुत काम हो गया है, ये जो जुरिस्डिक्शन है यूनियन टेरिटरीज का वो भी दे दो हाई कोर्ट को। तो जो हाई कोर्ट से जो यूनियन टेरिटरी नजदीक होगा उसी को दे देना। तो इसका पहले वाले का मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक हाई कोर्ट है इंडिया में जिसका नाम है कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट, तो कलकत्ता हाई कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है वो आपका पश्चिम बंगाल में तो है ही, साथ ही साथ है जम्मू एंड साथ ही साथ अंडमान और निकोबार में भी है। अंडमान और निकोबार में भी इसका जुरिस्डिक्शन है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपका मद्रास हाई कोर्ट है। मद्रास हाई कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है वो तमिलनाडु में तो है ही, साथ ही साथ पुदुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, उसका भी क्षेत्राधिकार मद्रास हाई कोर्ट के पास है। लेकिन भारत में ऐसे दो हाई कोर्ट हैं, दो ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जिनका अपना हाई कोर्ट है। वो है आपका दिल्ली और दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर। ये दो ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जिनका अपना हाई कोर्ट है। दिल्ली का तो बहुत पहले से अपना हाई कोर्ट है, जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी बन गया तो उसका हाई कोर्ट चला गया। और जम्मू और कश्मीर के पास ही लद्दाख का जुरिस्डिक्शन है। लद्दाख का भी जो क्षेत्राधिकार है वो जम्मू कश्मीर के पास है।
तो यहां पर किया गया कि भाई एक हाई कोर्ट जो है उसके पास एक यूनियन टेरिटरी का भी जुरिस्डिक्शन रह सकता है, जो मैंने आपको दो एग्जांपल से क्लियर कर दिया। दूसरा, इसमें एक और प्रोविजन किया गया कि एक हाई कोर्ट जो है वो एक से ज्यादा राज्यों का भी क्षेत्राधिकार रख सकता है। देखो आर्टिकल 214 में लिखा हुआ है, हाई कोर्ट में वैसे पढ़ाऊंगा, कि एक हाई कोर्ट एक स्टेट का जुरिस्डिक्शन रखेगा, लेकिन 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 को पारित करके एक हाई कोर्ट को एक से ज्यादा राज्यों का भी क्षेत्राधिकार दे दिया गया। और इसके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बंबई हाई कोर्ट, वो है बंबई हाई कोर्ट। बंबई हाई कोर्ट के पास महाराष्ट्र का तो क्षेत्राधिकार है ही, साथ ही साथ गोवा का हाई कोर्ट, गोवा का भी है। जे के हाई कोर्ट का नाम है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, ठीक है। तो जे हाई कोर्ट का नाम है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, श्रीनगर में है, तो इसलिए इसको कई जगह श्रीनगर हाई कोर्ट भी लिख देते हैं। वैसे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के नाम से ही जाना जाता है, श्रीनगर में वैसे लोकेटेड है। बंबई हाई कोर्ट के पास देखो दो राज्यों का क्षेत्राधिकार है, महाराष्ट्र का भी है, साथ ही साथ गोवा का भी है। जो कि गोवा बड़ा छोटा राज्य है, इसका क्षेत्राधिकार दे दिया गया बंबई हाई कोर्ट को। तो इसका एग्जाम्पल हो गया, एक से ज्यादा स्टेट को देखता है बंबई हाई कोर्ट। दूसरा है चंडीगढ़ हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट। और चंडीगढ़ हाई कोर्ट आप सब जानते हैं कि इसके पास क्षेत्राधिकार है पंजाब का और हरियाणा का। पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट एक अकेला है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट। तो एक हाई कोर्ट स्टैब्लिश हो सकता है एक या एक से ज्यादा राज्यों के लिए भी, जो मैंने आपको दो एग्जांपल से क्लियर कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961। 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961 से दादर और नागर हवेली, जो कि एक यूनियन टेरिटरी था और पुर्तगालियों के कब्जे में था, उसको दे दिया गया इंडिया को। तो दादर और नागर हवेली 1961 में पुर्तगालियों के कब्जे से आ गया इंडिया के पास, और फाइनली इंडिया ने उसको एज अ यूनियन टेरिटरी शामिल कर लिया। तो दादर और नागर हवेली जो था पहले पुर्तगाली उपनिवेश थे। पुर्तगाली जब 1961 में भारत से भाग गए तब दादर और नागर हवेली आ गया इंडिया में। सॉरी, दादर नागर हवेली पुर्तगालियों का नहीं, ये फ्रेंच उपनिवेश था, ये फ्रांस का था। और दमन और दीव जो था वो पुर्तगालियों का था। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये फ्रेंच उपनिवेश था, ये फ्रेंच कॉलोनी थी। दादरा एंड नागर हवेली ये फ्रांस की कॉलोनी थी। इसको एक चीज एडिट कर लीजिएगा, ये फ्रेंच कॉलोनी थी। और बाद में जब फ्रांस इंडिया से भाग गए तो ये दे दिया उन्होंने इंडिया को। इसके बाद से 12th अमेंडमेंट एक्ट 1962 पास हुआ, और 12th अमेंडमेंट एक्ट से गोवा और दमन और दीव मिल गए भारत को, और ये थी पोर्चुगीज कॉलोनी। पोर्चुगीज कॉलोनी थी, पुर्तगालियों की कॉलोनी थी। और 1961 में जब उन्होंने गोवा को रिलीज किया, साथ ही साथ दमन और दीव को रिलीज कर दिया, और ये मिल गया इंडिया को। इसके बाद 21st अमेंडमेंट एक्ट 1961 पास हुआ, जिससे सिंधी भाषा को जोड़ा गया शेड्यूल 8 में। शेड्यूल 8 मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि यह है लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज यानी आधिकारिक भाषाओं की सूची है। तो लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है शेड्यूल 8 में। और इसमें ओरिजिनली यानी मूलतः थे 14 भाषा, ओरिजिनली थी 14, प्रेजेंट में है 22। तब इसमें एक भाषा और ऐड कर दी गई 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 से, वो थी सिंधी। तो सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया और सिंधी बन गई 15वीं लैंग्वेज, 15th लैंग्वेज बन गया सिंधी, जो कि आ गया शेड्यूल 8 में। और सिंधी जो है ज़्यादातर गुजरात के पास के लोग बोलते हैं। तो जो गुजराती लोग हैं और गुजरात का थोड़ा इंटीरियर में चले जाइएगा तो वहाँ लोग सिंधी बोलते हैं। और रणवीर सिंह जो फेमस बॉलीवुड एक्टर है वो भी सिंधी है। तो सिंधी लैंग्वेज जो है वो सिंध के लोग बोला करते थे, और जो सिंध के लोग, भारत और पाकिस्तान तो पहले एक ही था, तो कुछ गुजरात के एरिया में भी सिंधी लोग मिलते हैं। तो सिंधी
भाषा ऐड हुई एज अ 15th लैंग्वेज इन शेड्यूल 8, और शेड्यूल 8 है लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। 14 ओरिजिनली 14 लैंग्वेज थी, प्रेजेंट में 22 लैंग्वेज है। इसके बाद आते हैं 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 पर, और इस अमेंडमेंट एक्ट से संसद को शक्ति दी गई कि वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को अमेंड कर सकता है। तो सबसे पहले संसद को शक्ति दे दी गई 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 से कि पावर गिवन टू पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कोई भी पार्ट जो होगा कॉन्स्टिट्यूशन का उसको पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है। और दूसरा, कंपलसरी कर दिया गया प्रेसिडेंट को कि टू गिव असेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जैसे पास होकर के राष्ट्रपति के पास जाएगा तो उस पर राष्ट्रपति को साइन करना बाध्यकारी होगा। तो वो उसने प्रोविजन लगा दिया 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में इंदिरा गांधी ने। और इंदिरा गांधी ने जानबूझ करके ऐसा किया कि वो अपने हिसाब से संविधान को तोड़ मरोड़ सके। तो इसी वजह से उन्होंने 24th अमेंडमेंट एक्ट पास कराया, जिससे शक्ति दी संसद को। हालांकि उनका लोकसभा राज्यसभा दोनों में भी उस समय मेजॉरिटी था कांग्रेस का, कि जो भी हम पार्लियामेंट से बिल पास करेंगे, यानी पार्लियामेंट के पास पावर होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी तरीके से अमेंड कर सकती है। उस समय बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, ये आया था 1973 में। और दूसरा, राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया कि जो भी संविधान संशोधन बिल पास होके आएगा उस पर साइन करिएगा ही करिएगा, उसको आप मना नहीं कर सकते, उस पर वीटो नहीं कर सकते। तो ये दो चीजें की गई 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 से। हालांकि अब प्रेसिडेंट जो है वो वीटो लगा सकते हैं, लेकिन पहले नहीं लगा सकते थे। अब तो लगाते हैं, पहले वीटो नहीं लगा सकते थे, बिल पर साइन करना कंपलसरी था। इसके बाद आ गया 31st अमेंडमेंट एक्ट 1972, और इससे करा गया क्या कि लोकसभा में सीटों को बढ़ा दिया गया। जो पहले 525 सीटें हुआ करती थी, बढ़ाकर कर दिया गया 545, और अभी भी लोकसभा में 545 सीटें। और बिल्कुल फ्रेंच 1961 से पहले ही चले गए थे, बिल्कुल रवि शर्मा फ्रेंच 1961 से पहले ही निकल गए थे। तो भाई यहां तक सबको समझ में आ गया, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से लेके 31st अमेंडमेंट एक्ट तक सबको क्लियर है। तो जल्दी से मुझे बताओ, बाकी कोई डाउट, क्वेरी, कंफ्यूजन है वो भी पूछ लो। ये सब मैंने आपको बता दिया कि भाई एक हाई कोर्ट का किस तरीके से जुरिस्डिक्शन डिसाइड हुआ है, वो सारी चीजें, यानी 7th अमेंडमेंट एक्ट मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ क्लियर कर दिया। यहां तक सबको बात समझ में आ गई? तो फटाफट एक बार कमेंट करके बताओ, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फ्रेंच के जाने के बाद इंडिया को मिल गया, पहले फ्रेंच की रखे हुए थे अपने पास। दादर एंड नागर हवेली पहले फ्रेंच के पास था, फ्रेंच अपने अधिकार रखे हुए थे। उन्नीस सौ 61 से इंडिया को मिल गया, तो 1961 से इंडिया को मिल गया, पहले फ्रांस के पास था। चलिए यहां तक आई होप सभी को बातें क्लियर हो गई होंगी। इसको नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो इसकी पीपीटी आपको मिल जाएगी आफ्टर द सेशन, वो भी आप संभाल के रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 41st अमेंडमेंट एक्ट 1976 पे। भाई मणिकांत सिंह, अगर ज्यादा तेज बनोगे मैं इमीडिएट इफेक्ट से ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है? पटना के हो, मैं भी पटना का हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मन करेगा पूछिएगा, जिस समय होगा मैं उसी समय बताऊंगा, और बहुत ज्यादा हड़बड़ाना है। सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट, बहुत सारे 104 अमेंडमेंट एक्ट हुए हैं, सारा पढ़ा दूं? कहां से होगा एक सेशन में 104 अमेंडमेंट एक्ट? 10-12 सेशन लूंगा तब जाकर के 104 अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा पाऊंगा। 104 अमेंडमेंट एक्ट हैं भारत के संविधान में, और लिखा हुआ है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट पढ़ाना है, 104 अमेंडमेंट नहीं सिखाने। और 104 के लिए कम से कम 10-20 क्लास मुझे दीजिए, पूरा 104 अमेंडमेंट एक्ट पढ़ाता रहूंगा। और ये सब तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 72वां संविधान संशोधन से ना 42 में से 59 प्रोविजन अमेंड किए गए थे। इससे 59 प्रोविजन एक अमेंड करने का मतलब है कि बताने के लिए कम से कम 10 सेशन लगेगा मुझे पढ़ाने के लिए। 7th अमेंडमेंट एक्ट मैंने ऑलरेडी बता रखा था, ठीक है, कि एक हाई कोर्ट को दे दिया गया एक यूनियन टेरिटरी का जुरिस्डिक्शन, और दूसरा दे दिया गया था
एक हाईकोर्ट एक से ज्यादा स्टेट्स को देखेगा, तो वो मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल के साथ क्लियर कर रखा है। और जिसको भी बहुत ज्यादा हड़बड़ी है पढ़ने की और जो बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार समझते हैं, 2 क्वेश्चन दूंगा, सारी होशियारी 2 मिनट में निकल जाएगी। 42वां संविधान संशोधन से 59 प्रोविजन अमेंड है, मैंने 4 ही लिखे हैं क्योंकि आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी सीजीएल सीएचएसएल इन सब की। कोई आईएएस नहीं बनना है कि बैठा के मैं पूरा पढ़ाना शुरू करूंगा। 59 प्रोविजन 42nd अमेंडमेंट एक्ट से अमेंडेड है, पढ़ाते पढ़ाते 4 साल लग जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। संविधान पढ़ना है तो सब लोग संविधान निर्माता ना बने कृपया, और जिस समय होगा उस समय बता दूंगा कि कौन सा किस समय किया गया। और जिसको भी बहुत तेजी से पढ़ना है तो प्लीज आराम से रिकॉर्डिंग देखिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। और मेरे क्लास में प्लीज मैं सबको फाइनल वार्न कर दे रहा हूं, इमीडिएट इफेक्ट से फोटो क्लिक करवाऊंगा और मॉडरेटर से सेशन मॉडरेट करा के ब्लॉक करवा दूंगा। एक बार समझा दिया, समझ ही नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स को। और या तो सेशन को माइनेंटली देखिए, एक एक को एग्जाम्पल के साथ क्लियर कर दे रहा हूं, या तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग भी मिलती है आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डिंग नहीं देंगे। रिकॉर्डिंग जैसे सेशन कंप्लीट हो जाएगा रिकॉर्डिंग आपकी आ जाएगी आपके पास। और उसमें मैंने एक चीज एक्सप्लेन कर रखा है, एक ही चीज को मल्टीपल टाइम एक्सप्लेन करूंगा। बहुत सारे बच्चे एग्जाम क्रैक करने के पर्पज से ही देखते हैं, और ज्यादा अगर मेरे सेशन में किसी ने होशियार बनने की कोशिश की, होशियारी दूसरे सेशन में दिखाइएगा, मेरे सेशन में दिखाइएगा, इमीडिएट इफेक्ट से ब्लॉक कर दूंगा और मेरा कोई सेशन नहीं देख पाओगे। इसके बाद आ जाता है 41st अमेंडमेंट एक्ट 1976। 41st अमेंडमेंट एक्ट 1976 से सबसे पहले किया गया क्या कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स होते हैं, एसपीएससी पढ़ाऊंगा जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ाऊंगा, तो 41st अमेंडमेंट एक्ट 1976 से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको कहते हैं राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग जैसे लोग भरते रहते हैं बीपीएससी यूपीपीएससी, तो राज्य लोक सेवा आयोग के मेंबर्स का रिटायरमेंट एज बढ़ा दिया गया, 60 से कर दिया गया 62 साल। तो पहले जो राज्य लोक सेवा आयोग के मेंबर्स यानी सदस्यों का जो रिटायरमेंट एज होता था वो 60 साल होता था, 60 से बढ़ाकर कर दिया गया 62 साल तक। इसके बाद से भारत का सबसे बड़ा अमेंडमेंट एक्ट पास होता है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, इंदिरा गांधी इमरजेंसी के टाइम में ही पास करवाती हैं। और इस अमेंडमेंट एक्ट को कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसे कहा जाता है लघु संविधान। और लघु संविधान इसलिए कहते हैं कि इससे 59 प्रोविजंस अमेंड किए गए थे, 59 प्रावधान अमेंड किए गए थे, इसी वजह से इसे लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि इतने में कोई छोटा मोटा संविधान लिखा जा सकता है। इसमें से जो हमारे एसएससी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले प्रियम्बल में जोड़ा गया सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी, सेकुलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष, और इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता। तो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड जोड़ा गया प्रियम्बल में। नेक्स्ट 10 फंडामेंटल ड्यूटीज भी जोड़े गए, ये मैंने आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के टॉपिक में पढ़ा भी रखा है कि 42वां संविधान संशोधन से 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़े गए। तीसरा जो आज तक आप लोग पढ़ते आए हैं कि प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से कि राष्ट्रपति जो हैं वो मंत्री परिषद की सलाह मानने को बाध्य होंगे। और इसी वजह से आज तक किसी राष्ट्रपति का भारत में इंपीचमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि कभी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको गलत सलाह नहीं देती है, असंवैधानिक सलाह नहीं देती। इसीलिए भारत में आज तक किसी राष्ट्रपति का इंपीचमेंट नहीं हो पाया। और यही चीज समझने लायक होता है कि आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ कि भारत में कोई राष्ट्रपति को अपने जबरदस्ती पद से हटाया गया। रीजन ये है कि प्रेसिडेंट इज ऑलवेज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको कभी असंवैधानिक सलाह नहीं देंगे। इसी वजह से आज तक किसी राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया नहीं गया। चौथा जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन किया मिसेज इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट से
कि जो लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल होता है 5 साल, उसे बढ़ाकर कर दिया 6 साल। यानी लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाकर कर दिया गया 6 साल के लिए। बात समझ में आ गई सबको? तो ये 4 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, इससे 59 प्रोविजंस अमेंड हुए थे। तो ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है कि किस अमेंडमेंट एक्ट से लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ा के 6 साल किया गया। ये वाला पॉइंट प्रियम्बल में आता है और ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है फंडामेंटल ड्यूटीज में। तो आई होप सभी को 42वां संविधान संशोधन क्लियर हो गया होगा। इसी को मिनी संविधान भी कहते हैं या लघु संविधान भी कहते हैं, क्योंकि 59 प्रोविजंस इससे अमेंड किए गए थे। तब तक मैं कुछ डाउट देख लूं। 1-2 डाउट इंपॉर्टेंट हैं। सर जो आप लिख रहे हैं वो भी मिलेगी क्या पीपीटी में? नहीं भाई, वो नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको सादा पीपीटी मिल जाएगा, जैसा जो चीजें उसमें ऑलरेडी प्रिंटेड हैं। जो मैंने लिख करके समझाया है वो नहीं मिलेगा, सीधा सीधा आपको पीपीटी मिल जाएगी जिसमें कुछ मेरे एंड से लिखा हुआ नहीं होगा, जो चीजें टाइप्ड हैं वही रहेंगी। हालांकि ये भी मैंने ही बनाया है, तो वो लिखा मिलेगा, बाकी जो मैंने लिखा है अपने हाथ से स्टाइलस से वो नहीं लिखा रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। 44th अमेंडमेंट एक्ट पास करवाया था मोरारजी देसाई ने। चलो कौन सा फर्स्ट पॉइंट रिपीट करना है भाई? अभय प्रताप बताओ भाई, कौन सा पॉइंट रिपीट कर दे? कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया? फर्स्ट पॉइंट 41st अमेंडमेंट वाला या 42nd अमेंडमेंट वाला? ऐसे फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट लिखोगे तो नहीं समझ में आएगा, तो आप सीधा बता दो कि 42nd अमेंडमेंट का फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, 42nd अमेंडमेंट का देखो। 42nd अमेंडमेंट से जो भारत की प्रस्तावना है उसमें 3 वर्ड ऐड किए गए प्रस्तावना में। वो ऐड किया गया सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी। नेक्स्ट ऐड किया गया सेकुलर, यानी पंथ निरपेक्ष। और तीसरा ऐड किया गया इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता। तो ये जो 3 वर्ड हैं ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किए गए प्रस्तावना में। आई होप यहां तक अब आपको डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखो 44th अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, और 44th अमेंडमेंट एक्ट जिस समय पास हुआ उस समय जो प्रधानमंत्री थे भारत के वो थे मोरारजी देसाई। जनता पार्टी की सरकार चल रही थी और मोरारजी देसाई ने आते के साथ सबसे पहले जो मिसेस इंदिरा गांधी ने संविधान में अपने हिसाब से अमेंडमेंट करवा दिए थे उन सबको ठीक किया। यानी एक तरीके का एक रेमेडियल अमेंडमेंट था कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट को ठीक करने के लिए 44th अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया। अरे धर्मनिरपेक्ष को ही पंथ निरपेक्ष कहते हैं। पढ़े होगे किसी 2 नंबर की किताब में धर्मनिरपेक्ष, लेकिन संविधान में सीधा लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष। धर्म का छोटा रूप होता है पंथ, यानी पंथ के रूप में भी निरपेक्षता नहीं करनी है, उसमें भी चेंज नहीं करना, इसी को पंथ निरपेक्ष कहते हैं। धर्म बड़ा होता है, कुछ गंदे से हिंदी मीडियम की किताबों में लिख देता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष इंडिया हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता। ठीक है, ये धर्मनिरपेक्ष को ही कुछ उल्टी सीधी किताबें लिख देते हैं, पंथ निरपेक्ष को धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष होता ही नहीं है। भारत में धर्म का कॉन्सेप्ट अलग है और पंथ का कॉन्सेप्ट अलग है और यूरोपियन कॉन्सेप्ट अलग है। हालांकि ये सिविल सर्विस वगैरह में लोग पढ़ाते हैं, कभी टाइम मिलेगा मैं भी पढ़ा दूंगा। जब प्रियम्बल पढ़ाऊंगा तो उसमें बता दूंगा धर्म और पंथ में क्या अंतर होता है। बस ये मान करके चलो, रिलीजियस न्यूट्रलिज्म इसको कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में लिखा हुआ है भारत के संविधान में पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष नहीं लिखा हुआ। अब आते हैं 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 पर। एक रेमेडियल अमेंडमेंट था जो मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने पास किया था 42nd अमेंडमेंट के प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। सबसे पहला इन्होंने करा क्या कि जो लोकसभा का टर्म इंदिरा गांधी जी ने और विधानसभा का बढ़ा करके 6 साल कर दिया था, दोबारा से उसको करके ले आए 5 साल।
तो रिस्टोर्ड द ओरिजिनल टर्म ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टू 5 ईयर्स। पहले जो 5 साल से 6 साल कर दिया था इन लोगों ने, फिर इन्होंने करा क्या कि 6 साल से 5 साल कर दिया। इसके बाद 1975 में जब मिसेज इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था 1975 में, तो उसका ग्राउंड जो था उस समय इमरजेंसी लगाने का, वो था इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस को हिंदी में कहते हैं आंतरिक अशांति। और 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से जो आंतरिक अशांति है, आंतरिक अशांति को हटा दिया गया सशस्त्र विद्रोह से, यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा दिया गया आर्म्ड रिबेलियन से। यानी भारत के किसी भी अगर राज्य में कोई हथियार लेकर के विद्रोह कर दे वहां की जनता, तब लगाया जाएगा इमरजेंसी। और इंदिरा गांधी ने जिसको 1975 में यूज करके लगाया था वो थी इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो रिप्लेस्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस बाय आर्म्ड रिबेलियन। इसके बाद जो राइट टू प्रॉपर्टी था, जो फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था, उसको बना दिया गया लीगल राइट। यानी जो आर्टिकल 31 जब मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स में पढ़ाया था, तो ये था पहले राइट टू प्रॉपर्टी, और जो पहले था फंडामेंटल राइट्स, और इसको मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि आर्टिकल 300A में शिफ्ट कर दिया गया और ये बन गया लीगल राइट। तो राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से लीगल राइट बनाया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। और इसके बाद प्रोविजन बनाया गया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 20 और 21 में, ये इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं होंगे। ये भी किया गया है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से वो सारे काम किए गए जिससे 42nd अमेंडमेंट एक्ट को ठीक किया जा सके। तो जो मिसेस गांधी ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ दिया था, उन सब को ठीक किया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट से। और जब इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रिबेलियन से लगाया गया, तब से जाकर के आज तक कि कभी भी इमरजेंसी लगाने की जरूरत पड़ी ही नहीं। तो भाई यहां तक सबको बातें समझ में आ गई हैं। 42nd और 44th ये दो बहुत मेन अमेंडमेंट हैं, इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा तो बताओ, फिर मैं आपको 61st अमेंडमेंट एक्ट वगैरह बचे हुए छोटे छोटे अमेंडमेंट एक्ट्स पढ़ाऊंगा जिससे एग्जाम में लगातार क्वेश्चन आता। और ऐसा नहीं है कि फिर नहीं पढ़ाऊंगा, जहां जहां जरूरत होगी पॉलिटी में वहां वहां फिर पढ़ोगे। यहां तक सबको क्लियर हो गया तो एक बार जल्दी से बताओ। फिर बचे हुए छोटे छोटे अमेंडमेंट एक्ट हैं 61st, 69, 71st और 73rd, ये सब छोटे छोटे अमेंडमेंट एक्ट हैं। सारी चीजें पढ़ाऊंगा, लेकिन पेशेंस रखना होगा। कोई भी सब्जेक्ट में अगर तैयारी कर रहे हो और पेशेंस नहीं है तो मान करके चलो कि एग्जामिनेशन नहीं निकलेगा। एग्जामिनेशन निकालने का पहला ही कंडीशन होता है कि इंसान को पेशेंस रखना पड़ेगा। याद रखना कोई डिफिकल्ट नहीं होता, रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन को तो खुद ब खुद याद हो जाएगा, लेकिन एग्जामिनेशन के टाइम में पीडीएफ खोल के बैठोगे तो बिल्कुल याद नहीं होगा। इसके लिए एक ही चीज होता है, वो है रेगुलर प्रैक्टिस। और अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई भी सब्जेक्ट हो, सिर्फ ऑसम मेथड लिखने से नहीं हो जाता कि सर ऑसम मेथड से बता दीजिए। देखो 1 ईयर टर्म बढ़ाने से, 1 साल टर्म बढ़ाने से बेनिफिट ये हो जाता है कि लोकसभा विधानसभा लंबी खींचेगी तो सरकार के पास एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि वो अपने बिल वगैरह पास करा सकती है। लेकिन दोबारा से 5 साल कर दिया गया, क्योंकि इस तरीके से एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस देना जरूरी नहीं है। और यही होता है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की फिलॉसफी, जिसको समझाने का सिविल सर्विसेज के जो ग्रेडअप में भी जब सिविल सर्विसेज की तैयारी करोगे तो उसका ज्यादा लिया जाता है। यही चीज तो समझाना होता है कि आखिर पीछे इसके रीजन क्या है।
हालांकि एसएससी इतना डिटेल नहीं पूछती, लेकिन यूपीएससी में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसा इसलिए किया गया था ताकि जो भी भारत सरकार या सरकार जो उस समय सिटिंग होगी वो बिल लाए, वो आराम से बिल पास कराए, क्योंकि कई बार क्या होता था कि बिल लैप्स हो जाता था। तो इसी वजह से टर्म बढ़ा दिया गया ताकि बिल लैप्स ना हो सके और प्रेसिडेंट पर दबाव बना करके अपने हिसाब से बिल पास कराया जाए। मिसेस गांधी इस चीज में बहुत तेज थी। उनके बारे में उनके एक बहुत फेलो पर्सन थे जिनका नाम था ज्ञानी जैल सिंह। नाम सुना हुआ ज्ञानी जैल सिंह का, बाद में भारत के राष्ट्रपति बन गए। इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में होम मिनिस्टर हुआ करते थे ज्ञानी जैल सिंह जी। ज्ञानी जैल सिंह ने एक बार अनऑफिशियली स्टेटमेंट दे दिया था कि इफ मिसेस गांधी विशेज मी टू ब्रूम हर ऑफिस आई एम रेडी टू डू सो। बहुत तगड़ा स्टेटमेंट था अपने टाइम में। और जब 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था तो मिसेस गांधी ने राष्ट्रपति को बताया ही नहीं था कि हम ऑपरेशन ब्लू स्टार करने वाले हैं, वो भी स्वर्ण मंदिर में। बाद में मिसेस गांधी को जब बुलाया, राष्ट्रपति ने पूछा कि इतना बड़ा ऑपरेशन प्लान कर दिया आपने और राष्ट्रपति को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, तो उन्होंने सीधा कहा कि सर आपके ऑफिस में इतने होल हैं या इतने होल्स हैं कि जैसे मैं अगर आपको बताती तो वो बात जर्नैल सिंह भिंडरावाले तक पहुंच जाता। तो कुल मिलाकर के बहुत जबरदस्त लेडी थी, ठीक है। हाँ, इन्होंने ही पॉकेट वीटो यूज किया था ज्ञानी जैल सिंह ने, ठीक है। बाकी चीजें आप लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, किताब पढ़िएगा, बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। और भी अगर अच्छे से समझना है तो एक स्टार चैनल पर, एक यूट्यूब पर एक अवेलेबल सीरीज है प्रधानमंत्री देखिए, बहुत जबरदस्त सीरीज है। तो वहां से भी बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम को कंस्ट्रक्टिवली स्पेंड करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 61 अमेंडमेंट एक्ट 1988 से। देखो 61 अमेंडमेंट एक्ट जब पास हुआ उस समय इंडिया के, हाँ, शेखर कपूर की डॉक्यूमेंट्री। 61 अमेंडमेंट एक्ट जब पास हुआ तो उस समय इंडिया के जो प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी थे। तो राजीव गांधी के टाइम में 61 अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, राजीव गांधी के टाइम में। और राजीव गांधी ने करा क्या कि जो वोटिंग एज थी उसको घटा दी। जो पहले 21 साल हुआ करता था वोट देने की उम्र, अब हो गई 18 साल की। तो वोटिंग एज घटा दिया राजीव गांधी ने, 21 साल से कर दिया 18 साल, और ये किया 61 अमेंडमेंट एक्ट से। इसके बाद 69 अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ 1991 में, जिस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे पामुलपति वेंकटपति नरसिम्हा राव, यानी पीवी नरसिम्हा राव। चूंकि 1990 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी बाई एलटीटी उग्रवादी, तो उसके बाद जो इलेक्शन हुआ उसमें दोबारा से कांग्रेस जीत करके आई और उस समय प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पामुलपति वेंकटपति नरसिम्हा राव। और तब उन्होंने पास किया 61 अमेंडमेंट एक्ट 1991, और इस समय भारत को, दिल्ली को दर्जा दिया गया एनसीटी का। एनसीटी का मतलब होता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दिया गया दिल्ली को 69 अमेंडमेंट एक्ट 1991 से। और कभी भी दिल्ली सरकार का ऑफिशियल बोर्ड देखोगे तो उसमें सीधा लिखा होता है एनसीटी दिल्ली। एनसीटी का मतलब होता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। इसके बाद से पास होता है 71 अमेंडमेंट एक्ट 1992, और 71 अमेंडमेंट एक्ट 1992 से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है शेड्यूल 8 में। तो जो शेड्यूल 8 में यानी 8वीं अनुसूची में पहले थी 14 भाषा, एक जोड़ दिया गया था सिंधी, तो टोटल बन गई 15। 15 में जोड़ दिया गया 3 कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। देखो कोंकणी बोलते हैं गोवा में, गोवा और महाराष्ट्र में लोग कोंकणी बोलते हैं। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ दिया गया शेड्यूल 8 में। तब हो गई 15 3 18। फिर मैं बताऊंगा कि 4 भाषा और कौन सी जोड़ी गई, तब तक थोड़ा सब्र रखो। इसके बाद नेक्स्ट आता है 73rd अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट आता है 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992,
जिससे पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो जो पंचायती राज संस्था जो मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल 40 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, उसको संवैधानिक दर्जा कल पढ़ाया था, दिया गया 73वां संविधान संशोधन 1992 से, जिसके बाद इसको जोड़ दिया गया आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक में। तो उसके बाद नए आर्टिकल इंट्रोड्यूस किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ, जो हम लोग पंचायत हमें अलग से टॉपिक पढ़ना है, उसमें भी मैं फिर से पढ़ाऊंगा और वहां भी बताऊंगा 73rd अमेंडमेंट एक्ट को। तो 61st से लेकर के 73rd अमेंडमेंट एक्ट तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन भी आता है। पुरानी भाषा, कौन सी पुरानी भाषा बताऊं भाई अनुराग पांडे? बाकी पुरानी भाषा गूगल आप कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है 14, ओरिजिनली 14 थी, वर्तमान में 22 है। 14 जो थी, एक जोड़ा गया सिंधी हो गई, जो जोड़ा गया 21st अमेंडमेंट एक्ट से, जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में ऑलरेडी बता रखा है, जिसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी 21st अमेंडमेंट एक्ट से। इसके बाद आ गया नेपाली, चूंकि बराबर का देश है इसी वजह से जोड़ दिया गया, नेपाल के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं इसी वजह से जोड़ा गया। और यूपी बिहार का जो एरिया है जो नेपाल से सटता, वहां भी लोग नेपाली बोलते हैं, तो इसलिए देखते हो कि नेपाली कोई भारत में आता है तो उसको पासपोर्ट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। आप भी नेपाल जाओगे तो आपको भी पासपोर्ट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। तो चूंकि हमारे नेपाल के साथ बहुत अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और नेपाली का भी ओरिजिन देवनागरी से ही माना जाता है, इसीलिए जोड़ दिया गया। नेपाली का ओरिजिन देवनागरी से ही है, ठीक है। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ दिया गया पंचायती राज। राजस्थानी नहीं है, राजस्थानी कोई भाषा नहीं होती, राजस्थानी बोली है। बोली का कोई व्याकरण नहीं होता, भाषा का व्याकरण होता है। बोली का कोई व्याकरण नहीं होता। हरियाणवी को बोली नहीं, उसको भाषा नहीं कहते, हरियाणवी बोली है, क्योंकि हरियाणवी का कोई व्याकरण नहीं है। मैथिली को जोड़ा गया क्योंकि मैथिली का अपना व्याकरण है। तो राजस्थानी का कोई व्याकरण नहीं है, इसलिए उसको हम बोली कहते हैं, और भाषा का प्रॉपर व्याकरण होता है। उड़िया बिल्कुल भाषा है, उड़िया का अपना व्याकरण है। चलिए अब आ जाते हैं 74th अमेंडमेंट एक्ट। 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में पास हुआ और इससे म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पालिका और नगर निगम को दिया गया संवैधानिक दर्जा। तो नगर पालिका और नगर निगम को दिया गया संवैधानिक दर्जा 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। दोनों एक ही साल पास हुए, पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पीरियड में ही, 73rd और 74th। इसके बाद 76th अमेंडमेंट एक्ट 1995 को पास किया गया, जिससे रिजर्वेशन दिया गया प्रमोशन में भी, रिजर्वेशन दिया गया गवर्नमेंट जॉब के प्रमोशन में भी SC ST को। तो SC ST को पहले आर्टिकल 16 से तो हम लोगों ने जॉब में रिजर्वेशन दे ही रखा था, साथ ही साथ प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देने की बात की गई 76th अमेंडमेंट एक्ट 1995 से, कि जब जॉब में अगर आप एक बार आ गए और उसमें भी जब प्रमोशन होना है तो SC ST कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 से राइट टू एडुकेशन भी ऐड किया गया भारत के संविधान में, जो मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज में पढ़ाया है। तो राइट टू एडुकेशन ऐड किया गया एज एन आर्टिकल 21A, और साथ ही साथ 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई, जो थी आर्टिकल 51A क्लॉज के, जो मैंने आपको परसों पढ़ाया था फंडामेंटल ड्यूटीज के चैप्टर में। तो राइट टू एडुकेशन ऐड किया गया 86वां संविधान संशोधन 2002 से, जिसमें फ्री एंड कंपल्सरी एडुकेशन दिया गया एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को। इसके बाद आ जाते हैं 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 पे। देखो 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 से करा गया क्या कि जो साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फिक्स कर दिया गया। जो मंत्री परिषद का साइज है, खास करके सेंटर में
और स्टेट्स में, यहां पर मैं यूटी की बात नहीं कर रहा, सेंटर और स्टेट्स के। यहां पर साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फिक्स कर दिया गया, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा का 15%। तो 91st अमेंडमेंट एक्ट से जो साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को फिक्स कर दिया गया और वो साइज हो गया 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। यानी अगर मैं बात करूं कि सेंटर में मैक्सिमम कितने मंत्री बन सकते हैं, तो 15% ऑफ 545, ये आता है 81 के अराउंड में आता है, तो मैक्सिमम 81.75 के अराउंड में ही आता है। तो मैक्सिमम आप 82 मिनिस्टर्स मान करके चल सकते हैं कि मैक्सिमम आप कोई भी प्रधानमंत्री अपने काउंसिल में 82 मिनिस्टर से ज़्यादा नहीं रखेगा। तो निकालोगे 15% ऑफ 545 तो निकल जाएगा 81.75, तो उसको राउंड फिगर में 82 मान लेते हैं। तो किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, किसी भी प्रधानमंत्री के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मैक्सिमम 82 मेंबर्स ही रहते हैं। कोशिश करूंगा कि इस पीपीटी को हिंदी में भी कन्वर्ट करा दूं, लेकिन फिलहाल तो अभी इंग्लिश में ही है, और ऐसा नहीं कि बहुत टफ इंग्लिश है, आसानी से समझ जाओगे। और जो हमारा संविधान भी है वो भी इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, तो जो हमारा मूल संविधान है वो भी इंग्लिश में ही है। वैसे मैं बात कर लूंगा एक बार टीम से, वो उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दें तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा भी है अभी फिलहाल इंग्लिश में काम चला लो, बाद में मैं बात करके हिंदी में करवाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003। जो बच्चे परेशान थे स्टूडेंट्स कि भाई सर मैथिली को कब दर्जा मिलेगा, मैथिली को कब दर्जा मिलेगा, तो मैथिली को यहां दर्जा मिला। 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली को जोड़ा गया शेड्यूल 8 में। तो जो शेड्यूल 8 में अब जोड़ दिए गए 4 लैंग्वेज, मैं पीछे करके दिखा देता हूं आपको जहां मैंने यहां बताया था। तो 15-3 हो गया 18, और 18 में जोड़ दिया गया 4, जोड़ा गया बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, 4 लैंग्वेज जोड़ दिया गया, तो अब बन गया टोटल लैंग्वेज 22। ध्यान रखो कि ये बोडो बोलते कहाँ है, बोडो बोलते हैं असम में, बोडो गुरवादी भी असम में रहते हैं तो बोडो बोलते हैं असम में। डोगरी कहाँ बोलते हैं, तो डोगरी बोलते हैं JNK में। किसी ने जॉली LLB देखा होगा, जॉली LLB 2, तो उसमें जब वो आतंकवादी पकड़ता है और अंतिम में वो बोलना शुरू करता है, तो वो बोलना शुरू करता है मैथिली में, वो बोलना शुरू करता है डोगरी में। मैथिली जो बोला जाता है वो बोलते हैं बिहार में, और संथली जो बोलते हैं वो बोलते हैं झारखंड में। तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली को जोड़ दिया गया शेड्यूल 8 में, जो टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस बन गए, अब बन गए 22, और इसके बाद से किसी भी लैंग्वेज को जोड़ा नहीं गया है। तो जो टोटल लैंग्वेज बन गए हैं अब वो शेड्यूल 8 में है, टोटल 22 लैंग्वेज। अंतिम में जोड़ा गया बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली को, तो टोटल लैंग्वेज बन गए 22। हाँ, 91st अमेंडमेंट एक्ट के एक्सेप्शंस हैं, यूनियन टेरिटरी भी एक्सेप्शंस में, जैसे JNK हो गया, दिल्ली हो गया, पुदुचेरी, यहां पर 10% रखा गया, क्योंकि बहुत बड़ा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वहां नहीं बन सकता, क्योंकि विधानसभा में ज्यादा सीट ही नहीं है, इसलिए रखा जाता है। इसके बाद आते हैं 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2011 पर। देखो 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2011 को कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको सहकारी संगठन कहते हैं, सहकारी संगठनों को, जैसे अमूल सहकारी संगठन है जिससे दूध वगैरह लोग बेचते हैं, तो सहकारी संगठनों को, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया और इनको जोड़ दिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9B में। तो पार्ट 9B में जोड़ा गया सहकारी संगठनों को, और ये जोड़ा गया 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2011 से। और इसके बाद 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 से जोड़ा गया GST को। तो GST आप सबको पता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको वस्तु और सेवा कर कहते हैं, सेवा कर कहा जाता है, इसे जोड़ा गया 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 से। और ये था आपका GST। GST एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स होता है।
और आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी पढ़ ही रखा होगा इनडायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स हो गया भाई आप लोगों को, इकोनॉमिक्स हो गया है आप लोगों का। और 100th अमेंडमेंट एक्ट था लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश उसको जोड़ा गया था 100th अमेंडमेंट एक्ट का। तो जिसका इकोनॉमिक्स हो गया जल्दी से बताइए भाई इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, राजेंद्र दुबे सर ने पढ़ाया होगा। 91st अमेंडमेंट एक्ट से जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, सहकारी संगठन, जैसे अमूल है जो दूध का सहकारी संगठन है, तो उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया कि अब जो सहकारी संगठन होंगे वो भी संविधान से संवैधानिक होंगे। जैसे अमूल है, लिज्जत पापड़ है, ये सारे सहकारी संगठनों का ही बनाया हुआ प्रोडक्ट होता है। तो लिज्जत पापड़ जो आप लोग खाते हैं घरों में, तो वो लिज्जत पापड़ भी एक तरीके का सहकारी संगठन है। अमूल एक सहकारी संगठन है। 99th अमेंडमेंट एक्ट को कैंसिल आउट कर दिया था जो था एनजेएसी का। तो जीएसटी कौन देती है? सरकार। जब वो टैक्स जिसे जनता से नहीं लिया जाता तो जीएसटी कौन भरता है? सरकार भरती है या आप ही लोग भरते हैं? कोई प्रोडक्ट खरीदते हो जा करके, मान लो मोबाइल फोन खरीदे तो जीएसटी देते हो ना। चलिए ठीक है, वो मुझे समझ में आ गया। ठीक है, चलिए कुछ लोगों के आंसर सही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो टैक्स जनता से नहीं लिया जाता। 74th अमेंडमेंट एक्ट से जो नगर पालिका और नगर निगम को संवैधानिक दर्जा दिया गया, नगर पालिका और नगर निगम को संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है, इंट्रोडक्शन किया गया जीएसटी का। जो 99th अमेंडमेंट एक्ट था वो था एनजेएसी का, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। एनजेएसी है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसका जुडिशियल रिव्यू करके कैंसिल कर दिया। ये सारे याद रखने होंगे क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट ही है, मैंने बेमतलब के अमेंडमेंट नहीं है किए हैं। 97th अमेंडमेंट एक्ट से जो सहकारी संगठन थे, सहकारी संगठन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जैसे अमूल एक सहकारी संगठन है जिसका दूध बिकता है, लिज्जत पापड़ एक सहकारी संगठन है जो एफएमसीजी बना करके बेचती है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। ये पहले सहकारी संगठन हुआ करता, अभी भी सहकारी संगठन ही है अमूल जिसका दूध बनता है। यहां तक भाई बात सबको समझ में आ गया? तो फटाफट कमेंट करके बताओ। यहां पर मैंने जीएसटी भी बता दिया और आप लोगों ने बहुत तरीके के डेफिनेशंस बताए। एक दो के डेफिनेशन सही हैं, बाकी सारे के डेफिनेशंस गलत ही हैं। जीएसटी सीधा एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसको सिंपली कहते हैं इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स ऑन डिफरेंट पर्सन, और इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। 91st अमेंडमेंट एक्ट नहीं संगीता कुमारी समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाइस प्रेसिडेंट के टॉपिक में पढ़ाऊंगा, वहां क्लियर हो जाएगा। 91st अमेंडमेंट एक्ट सीधा कहता है कि जो मंत्री परिषद का जो साइज होगा वो मैक्सिमम होगा 15% लोकसभा का, यानी लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% ही मंत्री बना के रख सकते हैं। बात समझ में आ गई कि लोकसभा के कुल सदस्यों को ही मैक्सिमम, लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% ही आप मंत्री बना करके रख सकते हैं। बाकी अगर घर में नहीं पढ़िएगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा। सिर्फ सोचिएगा कि यहीं पढ़ा करके मैं सबको एसएससी रिक्रूट बना दूं, तो संभव नहीं है। घर पे जाकर के टाइम देना पड़ेगा। वही आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जो है वही अमूल है। पहले ये सहकारी संगठन के तौर पे काम करता था, वर्गीज क्यूरियन ने इसको चलाया था।
जो दूध वाला है। अरे बीजेपी गवर्नमेंट के समय नहीं आया था, एनजेएसी जो था वो आपका यूपीए गवर्नमेंट के समय आया था, उसी समय इसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। क्लास अभी ऑफ कर देते हैं, जब बोलिएगा तब ऑफ कर देंगे। बोलिए अभी ऑफ कर देते हैं, 2 मिनट लगेगा मुझे क्लास ऑफ करने में। यहां दबाऊंगा स्टॉप स्ट्रीम, क्लास ऑफ। जो छूट गया सो छूट गया। पार्ट 9B ये एक इंडिपेंडेंट पार्ट है। पार्ट 9 डील करता है पंचायत को, पार्ट 9A डील करता है म्युनिसिपैलिटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, और पार्ट 9B डील करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को। जिनको भी सेशन में नहीं पढ़ना है, अगर अब की बार आया तो बिल्कुल मैं उनको परमानेंटली क्लास से ब्लॉक ही कर दूंगा। आराम से फिर घर बैठिए, आराम करिए, ठीक है। किसी ने अगर इस सेशन के बाद पूछा कि क्लास कब खत्म होगी, इमीडिएट इफेक्ट से ब्लॉक हो जाइएगा, इमीडिएट इफेक्ट से। फिर परमानेंटली क्लास मेरी क्लास में तो नहीं हो पाएगा, बाकी किसी में आकर के पढ़ लीजिएगा। और वर्गीस क्यूरियन को ही कहते हैं श्वेत क्रांति। तो ये अमूल किस लिए चला था? ये व्हाइट रेवोल्यूशन के लिए ही तो चला था। ये सब इकोनॉमिक्स में पढ़ाए होंगे ना सर आपको, जब 5 ईयर प्लान पढ़े होंगे तो। व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये सब तो पढ़ा होगा ना। ग्रीन रेवोल्यूशन मैक्सिकन व्हीट के लिए था, व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन के लिए, उसी समय तो अमूल बनाया गया था। भाई सब आप लोग भूल गए, और सबसे बड़ा रीजन ये है कि हिस्ट्री को अलग समझते हैं, पॉलिटी को अलग, इकोनॉमिक्स को अलग। हाँ, जिसका जिसका क्लास है वो आराम से, दूसरी क्लास है आराम से जाकर के क्लास करिए। तो वो आपको अपना अपना है कि बाकी दूसरी क्लास हो तीसरी क्लास हो, क्लास में किसी ने डिस्टर्ब किया कि सर क्लास कब खत्म होगी, उनको परमानेंटली मैं ब्लॉक कर दूंगा। आराम से फिर क्लास हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, और जो छूट गया उसको पढ़ाऊंगा भी नहीं। ये एक बात बिल्कुल मेरे सेशन में मत करिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि 2-4 ही स्टूडेंट हैं वो मेरे नज़र में हैं, और उनको मैं टीम का नाम दे दूंगा, फिर वो उनसे टीम वाले खुद बात कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं 102nd अमेंडमेंट एक्ट को पर। 102nd अमेंडमेंट एक्ट बना 2018 में, और 2018 में 102nd अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, और जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को। बैकवर्ड क्लासेस का मतलब होता है पिछड़ा आयोग। पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसको एनसीबीसी कहते हैं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा मिल गया। तो 102nd अमेंडमेंट एक्ट से एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके बाद 103rd अमेंडमेंट एक्ट आया 2019, जिससे 10% रिजर्वेशन दिया गया ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी को, जो कि जनरल में वो लोग जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से कम है, जनरल में भी गरीब लोग होते हैं, तो उनको 10% इकोनॉमिकल बेसिस पर रिजर्वेशन दिया गया। जो आप लोग देखते हैं ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, अब तो सुन भी रखा होगा, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया गया है 10%। किन्हें दिया गया है? जो इकोनॉमिकली रूप से वीक सेक्शन है, यानी जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, जो गरीब हैं। ऐसा नहीं कि सारे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के पास खूब पैसा है, ऐसा नहीं है। जनरल कैटेगरी में भी गरीब लोग होते हैं, और उन लोगों को 10% मोदी सरकार ने आरक्षण दिया था ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल कैटेगरी पर। लेकिन इसका सर्टिफिकेट हर साल बनवाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि एक बार बनवा लिए लाइफ टाइम वैलिड हो गया, हर साल बनवाना पड़ता है। और इसके लिए मिनिमम जो इनकम रखी गई है वो 8 लाख पर एनम रखा गया है, कि अगर आपकी एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख पर एनम से कम है तो आपको ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मिलेगा, और इसमें 10% सीट्स में आपका एडमिशन हो सकता है। अब तो ईडब्ल्यूएस हर जगह चल रहा है, चाहे आप किसी पढ़ाई कोर्स वगैरह के लिए करना चाहते हो या किसी जॉब के लिए जाना चाहते हो। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन अब मिल रहा है, चूंकि इकोनॉमिकल बेसिस पर पहली बार रिजर्वेशन दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020, जो कि लास्ट अमेंडमेंट एक्ट है।
इससे करा गया क्या, देखो इससे दो काम किया गया। जो SC/ST रिजर्वेशन है, SC/ST रिजर्वेशन को नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए कंटिन्यू कर दिया गया, नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, और ये अब 2030 तक वैलिड होगा। तो SC/ST रिजर्वेशन 2030 तक चलेगा, और फिर जैसे 2030 होगा फिर 10 साल के लिए बढ़ा देंगे तो 2040 तक। हर 10-10 साल पे रिजर्वेशन को ये लोग बढ़ाते चलते हैं, हालांकि SC/ST रिजर्वेशन खत्म होगा नहीं। और दूसरा जो है कि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के सीट्स थे लोकसभा में और विधानसभा में, वो हटा दिए गए। तो जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी थी, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिजर्वेशन लोकसभा से और विधानसभा से हटा दिया गया। यानी अब 18वीं जैसे अब आएगी 18वीं लोकसभा 2024 में चुन करके, तो उसमें कोई एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का मेंबर नहीं होगा। तो जो भी 2024 में लोकसभा चुन करके आएगी 18वीं लोकसभा, वहां से एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिजर्वेशन हटा दिया गया। तो आई होप यहां तक सबको बातें क्लियर हो गई होंगी कि कौन कौन सा अब लोकसभा में रहेगा। चलिए, मैंने हो सकता है किसी के दुखती रग पर हाथ रख दिया हो, क्योंकि रिजर्वेशन बड़ा सोफिस्टिकेटेड टॉपिक है, तो इसको हम लोग रखते हैं चाय पे चर्चा के लिए। 29 फरवरी को चाय पे चर्चा होगी, जूम कॉल पे तरीके से मीटिंग ली जाएगी, उसमें आप लोग अपने दुख दर्द बता सकते हैं। और अब जो 2024 में जो एंग्लो इंडियन जो लोकसभा में 2 सीटों पर आते थे, वो अब नहीं आएंगे, उनका रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया। ठीक है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कट ऑफ जनरल से ज्यादा क्यों होता है? भाई कट ऑफ जनरल से ज्यादा इसलिए कभी कभार हो जाता होगा, एक आध एग्जाम में हो गया होगा, क्योंकि जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ज्यादा दिमाग वाले हैं। एंग्लो इंडियन वो लोग होते हैं भाई, आंग्ल भारतीय सुना है, उन्हीं को एंग्लो इंडियन कहते हैं। 2019 में 2 एंग्लो इंडियन हैं, जाकर के देख लीजिएगा, 2019 में 2 एंग्लो इंडियन हैं, सरिता जी। ठीक है, एंग्लो इंडियन क्या होता है? आंग्ल भारतीय सुना है, जिसके फादर यूरोपियन होते हैं और मदर इंडियन होते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं ये लोग, उन्हीं को एंग्लो इंडियंस कहते हैं। तो वो क्रिश्चियंस जिसके फादर यूरोपियन हो और मदर इंडियन हो, यानी फादर के साइड से यूरोपियन हो, मदर के साइड से इंडियन हो, उन्हीं को कहते हैं एंग्लो इंडियंस। बात समझ में आ गया? 2019 में 2 लोग हैं, 2024 में नहीं होंगे, क्योंकि उनका रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया। और SC/ST रिजर्वेशन आगामी 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया, 2030 तक SC/ST रिजर्वेशन रहेगा। तो उम्मीद करता हूं भाई बात समझ में आ गया होगा। रिजर्वेशन वगैरह थोड़ा सोफिस्टिकेटेड टॉपिक है, इसको हमेशा नहीं छेड़छाड़ करते, आपके लेवल पर तो बिल्कुल नहीं। मैं जान रहा हूं कुछ आप में से लोग पीड़ित हैं, लेकिन जो है वही करना है, तो इसमें हम लोग चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए आपको मिनिस्टर बनना पड़ेगा, इसके लिए आपको सांसद बनना पड़ेगा, तभी जाकर के आप संविधान में कोई परिवर्तन कर सकते हैं, नहीं तो जो है उसी को मानना आपकी मजबूरी होगी। तो ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो ये टोटल इंपॉर्टेंट सारे अमेंडमेंट्स मैंने करा दिए। लास्ट अभी तक हुआ है 2020 में 104th अमेंडमेंट, ये लास्ट अमेंडमेंट है। इसके बाद से अभी तक कोई अमेंडमेंट हुआ नहीं, उसके बाद से कोरोना ही शुरू हो गया तो कोई अमेंडमेंट हुआ ही नहीं। तो यहां तक सबको बात समझ में आ गई। रिजर्वेशन वगैरह का टॉपिक बड़ा सोफिस्टिकेटेड है, तो इसको चाय पे चर्चा के लिए रखते हैं, बाद में इस पर हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। वैसे इसको सीरियसली नहीं लेना, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। EWS रिजर्वेशन हो सकता है किसी एग्जाम में कट ऑफ बढ़ गया होगा EWS का, लेकिन ऐसे कट ऑफ थोड़ा जनरल से कितना मुश्किल से 1 नंबर से भी कम ही नीचे रहता है। तो बस EWS रिजर्वेशन मिल गया, तो अब वैसे भी 59.5% रिजर्वेशन हो गया है, तो उसके लिए बेहिचक रहिए, तैयारी अच्छे से करिए। कोई भी बुक खरीद लीजिए पॉलिटी का, कोई डायरेक्ट अकेले से बुक मत खरीदिएगा, कोई भी बुक ले लीजिए जो SSC के एग्जाम के लिए तैयार है। रवि शर्मा जी, उल्टी सीधी बातें मत लिखिए, इमीडिएट इफेक्ट से आप ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है।
फार्मर अमेंडमेंट बिल कुछ अभी है नहीं, वो एक लॉ है, वो एक पार्लियामेंट्री लॉ है, ठीक है। जो फार्मर अमेंडमेंट बिल आप लोग देख रहे हैं वो सब पार्लियामेंट्री लॉ है, वो कोई वो संसदीय कानून है, वो संवैधानिक कानून नहीं है। संसदीय कानून है, संवैधानिक कानून नहीं है। बात समझ में आ गई। ये जो फार्मर्स हंगामा मचा रहे हैं उस पर मैं एक सोच रहा हूँ सेशन लूं, लेकिन टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा है, तो असली फार्मर कानून बता देता कि वाकई इसमें है क्या, कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि फार्मर बिल के लिए इतने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली के बाहर बैठ करके। तो वो एक संसदीय कानून है, पार्लियामेंट्री लॉ है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी संवैधानिक कानून नहीं है। तो हर चीज जो है वो अपने अपने हिसाब से, बाकी सारी चीजों पर फार्मर अमेंडमेंट बिल पर भी हम लोग सेशन करेंगे, अभी नहीं, उसके लिए हम लोग देखेंगे कि क्या उसमें विवाद चल रहा है। अभी यूट्यूब पर बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा मुझे आने का, इसलिए अभी मैं इंग्लिश चैनल पर हूं, तो इसमें बाकी क्या है विवाद है कोई लोग इसको स्ट्रेट नहीं लेगा, ठीक है। और हमें बिल्कुल सिखाने की कोशिश मिस्टर कृष्णकांत तो बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि मुझे क्या पता है, मुझे सब पता होता है कि मैं किस समय क्या बोल रहा हूं, तो इसलिए थोड़ा सा, आप हो सकता है फार्मर फैमिली से होंगे तो इसलिए सारी चीजों को करना नहीं है, हमेशा हर चीज को हम लोग अकॉर्डिंग टू द लॉ लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो प्लीज ये काम बिल्कुल मत करिएगा मेरे सेशन में, ठीक है। बस बात सबको आई गेस समझ में आ गया होगा, और अब हम लोग क्वेश्चन आंसर पर आकर के सेशन को कंप्लीट करेंगे। फार्मर जो बिल है वो एक पार्लियामेंट्री लॉ है, वो संसदीय कानून बिल्कुल नहीं है। बाकी आपके अपने अपने पर्सनल चीजें हो सकती हैं, मुझे हिसाब से लॉ के हिसाब से चलना है, मुझे किसी व्यक्ति के पर्सनल बिलीफ से कोई मतलब नहीं होता, जो कानून में है वही चीजें होती हैं। बाकी आपका अधिकार है कि आप आराम से उस बिल के अगेंस्ट में जा सकते हैं या उस बिल को फेवर कर सकते हैं, वो आपका अधिकार है, संविधान ने दे रखा है। लेकिन बाकी किसी को समझाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसे 50 ऐसे पॉइंट हैं जिससे मैं चीजों को लेजिटिमाइज प्रूव कर दूंगा, और हो सकता है आपके पास भी 20 ऐसे पॉइंट होंगे जिससे आप प्रूव कर दिया कि ये बिल अगेंस्ट में है। तो उस चीज पर मेरा कोई डिस्कशन नहीं है, जो चीजें फाइनल होकर के आएंगी वही चीजें डिस्कस करनी है, और जो सरकार कहेगा वही होगा, क्योंकि आप भी सरकारी तंत्र का हिस्सा बनने की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी तंत्र का हिस्सा है, तो जो सरकार आपको ऑर्डर करेगी वही आपको करना पड़ेगा। पर्सनल चीजें अलग रखी जाती हैं, प्रोफेशनल चीजें अलग रखी जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने भी कल ही के न्यूज में सुना था कि एक जवान ने कुछ बॉर्डर से वीडियो वायरल कर दिया था, इमीडिएट इफेक्ट से उसको टर्मिनेट कर दिया गया है। तो ध्यान रखिए, सरकारी व्यक्ति बनने वाले हैं तो सरकारी चीजों को मानना सीखना पड़ेगा। बाकी आपके अपने अपने व्यक्तिगत रीजन हो सकते हैं फार्मर बिल पर, लेकिन जो फाइनल सरकार का ही डिसीजन होगा वही करना पड़ेगा, आप अपने एंड से कुछ नहीं कर सकते। और बाकी मेरे पास भी ऐसे 50-150 पॉइंट हैं जिससे मैं प्रूव कर दूंगा कि बिल जो समझ में आ रहा है वो नहीं है। आपके पास भी 100 पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जो आप कह दिया कि सर ये बिल अगेंस्ट द फार्मर है, तो वो सब सरकारी बातें, वो सब यूपीएससी के लिए छोड़ दीजिए, उसके लिए बाकायदा लोग बैठे हुए हैं जो इस चीज को देख रहे होंगे। सरकारी तंत्र का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं तो बस वही चीज पढ़िए जो अकॉर्डिंग टू द एग्जाम हो। इसलिए मैं रिजर्वेशन वगैरह एसएससी के लेवल पर कभी डिस्कस नहीं करता, क्योंकि बहुत सोफिस्टिकेटेड मैटर है, और उस समय तक आप लोग को अपना मेंटल लेवल बढ़ाना पड़ेगा उन सारे चीजों को समझने के लिए। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन पर, फिर सेशन को कंक्लूड करेंगे कि वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज टेकन बाय, यानी सीधा सीधा है कि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान संशोधन पर वीटो करना की जो शक्ति है वो किस संविधान संशोधन से ले ली गई है। 44th अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 24th से या 23 से। जो 24th अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था उससे राष्ट्रपति से संविधान पर वीटो करने की, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर वीटो करने की पावर ले ली गई थी। ये मिसेज इंदिरा गांधी ने पास कराया था 1971 में, और सीधा कहा था कि राष्ट्रपति कोई भी संविधान संशोधन विधेयक पर वीटो नहीं लगा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कसेस अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन सा संविधान का आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को डील करता है।
तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को डील करता है वो है आर्टिकल 368। वो है आर्टिकल 368 जिसके जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को डिस्कस किया गया है। अमेंडमेंट का प्रोसेस कहां प्रारंभ किया जा सकता है? अमेंडमेंट का प्रोसेस कौन से हाउस में प्रारंभ आप कर सकते हैं, यानी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है तो कौन से हाउस में प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं? लोकसभा में, राज्यसभा में, स्टेट लेजिस्लेचर और इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो उसका प्रोसेस किस हाउस से स्टार्ट होता है, और ये आपको पता होना भी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसेस किसी भी हाउस से आप स्टार्ट कर सकते हैं, लोकसभा से भी कर सकते हैं, राज्यसभा से भी कर सकते हैं, तो वो किसी भी हाउस से स्टार्ट हो सकता है। ऐसा नहीं कि हमेशा लोकसभा या राज्यसभा से होगा, किसी भी हाउस से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि 9th शेड्यूल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया? 9th शेड्यूल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस एक्ट से जोड़ा गया? 9th शेड्यूल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया? तो देखो, जो शेड्यूल 9 है जिसमें एक्ट्स एंड लॉज रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स हैं, एक्ट्स एंड लॉज रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स हैं, इसको जोड़ा गया है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट, ये बड़ा ही फेमस अमेंडमेंट एक्ट है। देखते हैं कितने लोग जानते हैं कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट किस चीज से रिलेटेड है। 52nd अमेंडमेंट एक्ट किस चीज से रिलेटेड है? 1985। 52nd अमेंडमेंट एक्ट वैसे एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है और ये रिलेटेड है किस चीज से? किसी को कोई आइडिया है इसका? देखिए, 52nd अमेंडमेंट एक्ट जो रिलेटेड है वो है एंटी डिफेक्शन से। एंटी डिफेक्शन को कहते हैं दल बदल कानून। तो दल बदल कानून से जुड़ा हुआ है एंटी डिफेक्शन लॉ से, और ये पास हुआ था जिस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। तो एंटी डिफेक्शन लॉ से जुड़ा हुआ है हमारा 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 एंटी डिफेक्शन लॉ से। ये मुझे बताना था, मेरे दिमाग से स्किप हो गया, इसी वजह से मैंने इसको क्वेश्चन में रखवा रखा था, क्योंकि ये कई बार स्टूडेंट हैं इसको गड़बड़ी कर देते हैं, इसको हमेशा रिलेक्शन और रिजर्वेशन से जोड़ देते हैं। ये एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून से है कि अगर आप मान लीजिए किसी भी पार्टी के मेंबर हैं, जैसे बीजेपी की टिकट से आप चुन करके विधानसभा या लोकसभा में आए और बीजेपी में आने के बाद आपने बीजेपी से रिजाइन करके कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, तो उस कंडीशन में आपकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाएगी, यानी आप दल बदलू हैं, और दल बदलने का जो सजा मिलता है कि वो आपकी मेंबरशिप ही कैंसिल कर दी जाती है। तो अगर एंटी डिफेक्शन एप्लीकेबल हो गया तो मेंबरशिप कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि किस अमेंडमेंट एक्ट को लघु संविधान भी कहते हैं या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं? सिद्धू ने जिस समय किया था उस समय वो मेंबर नहीं थे, तो उस समय उनका बच गया था। तो कुमार विश्वास ने किया था, उन्होंने खुद ही पार्टी से रिजाइन कर दिया था, उन्होंने उन पर एंटी डिफेक्शन नहीं लगा था, उन्होंने पार्टी से रिजाइन कर दिया था। तो किस अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, किसे कहते हैं? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि 59 प्रोविजंस इससे अमेंड किए गए थे। हाँ, दल बदल जो होता है वो प्रेजाइडिंग ऑफिसर चेक करता है, बिल्कुल तनुज। जैसे लोकसभा में है तो स्पीकर चेक कर लेगा, राज्यसभा में है तो चेयरमैन चेक करता है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, दैट इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, और इससे 59 प्रोविजंस अमेंड किए गए थे जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर टुडेज सेशन। आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो मैंने आपके साथ एक एक करके डिस्कस कर लिया।
सरकारी सर्विस में जाना चाहते हैं तो हमेशा 2-3 बातों का ध्यान रखिएगा। कभी भी जब आप सरकारी, मान लीजिए एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन आता है जो टीयर 3 में जो डिस्क्रिप्टिव आता है, कभी भी सरकार के अगेंस्ट में मत लिखिएगा, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी सरकार के अगेंस्ट में कुछ नहीं लिखना है, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। बाकी सारी चीजें तो सुलझ जाएंगी। जैसे आर्टिकल 370 भी हटा था तो बहुत ज्यादा बवाल मचा था, सारी चीजें मैनेज हो चुकी थी। इसलिए ध्यान रखिएगा कि कभी भी ऐसे आएगा, टीयर 3 में ऐसे लिखना होता है 250 वर्ड्स में। सरकार के अगेंस्ट में अगर आपने कुछ भी लिख दिया तो मान करके चलिए कि एग्जामिनेशन में सिलेक्शन नहीं देंगे वो लोग, क्योंकि सरकारी तंत्र का हिस्सा बनने जा रहे हो। इसीलिए थोड़ा सा पर्सनल चीजें यहां अलग रखनी होती हैं, प्रोफेशनल चीजें अलग रखनी होती हैं, ठीक है। तो बाकी आपके पर्सनल विचारधारा कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर वो कॉपी पर निकल गई तो फिर अगला एसएससी का वेट करना होता है। रीजन, सरकार कभी भी, आप सरकार के हिस्सा बनने जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा आपको नौकरी देगा, वेतन सरकार देगी, तो जिसका खाते हैं उसका गाना पड़ता है, इसी वजह से। बाकी सारी चीजें हैं, बहुत सारा अच्छा चल रहा है। अब देखिए क्या इसका नतीजा आता है। सरकार भी बातचीत करेगी ही, अब देखते हैं कि बातचीत में क्या नतीजा निकलता है फार्म बिल पर। कोशिश मैं करूंगा कि एक स्पेशल सेशन ले लूं फार्म बिल पर, जिसमें मैं आपको उसकी हकीकत बता दूं कि आखिर किस तरीके से ये बेनिफिशियल है और किस तरीके से इसमें प्रॉब्लम्स हैं और सरकार को क्या करना चाहिए। वैसे मैं सोच रहा हूं, लेकिन लगातार मेरे सेशंस लगे हुए हैं, इसलिए मेरे पास एक बहुत अच्छा टाइम नहीं मिल पा रहा जिसमें मैं उस चीज को बता सकूं। हालांकि थोड़ा लंबा सेशन चलेगा, वो 1.5 घंटे से ऊपर का सेशन है, तो कोशिश मैं करूंगा कि थोड़ा टाइम निकाल के इस सेशन के साथ आपके डिस्कस करूं, ताकि आपको भी फार्म बिल के प्रॉज एंड कॉन्स पता चले। हर चीज गलत नहीं है, हर चीज सही नहीं है। तो बुद्धिज्म में कहा गया ना कि सत्य संपूर्ण नहीं जैनिज्म में बल्कि तुलनात्मक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो आपके लिए सच हो वो मेरा सच हो, और जो मेरा सच हो वो आपके लिए हो। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, और टीयर 3 में जब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो होशियारी से चीजों को अटेम्प्ट करिएगा। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।